Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on commerce. So students, इस सीरीज में हम डेली 20 कॉमर्स बेस्ड MCQs को डिस्कस कर रहे हैं. हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर नहीं चलेंगे. ये सारे ही कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डेली डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. एंड इस सीरीज में 1000 MCQs जो है मैं टोटल कवर करूँगी. एंड स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ मुझे पहले ही आपको प्रोवाइड करनी थी आपके रिवीजन के लिए, बट बिकॉज माई लैपटॉप वेंट डिसफंक्शनल एंड ये सीरीज़ प्रोवाइड करने में इसीलिए बहुत लेट हो गया. बट जो बीकॉम एस्पायरेंट्स है दे स्टिल हैव टाइम, यू कैन यूज़ दिस सीरीज़ फॉर रिविजन. एंड स्टूडेंट्स, अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा. एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. So all the very best dear students, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस सीरीज़ का ये है दैट हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो आपसे पूछ रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स. ए सेज हेनरी फयोल, बी सेज एल्टन मायो, ठीक है, सी सेज चेस्टर बर्नार्ड या डी सेज एफ.डब्ल्यू. टेलर. सो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर को जानते हैं. ठीक है, जितनी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट से चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब किसने प्रोवाइड की थी हमें, या किसने जो है इसे ढूंढा था, फाइंड किया था, वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर. तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय. सो कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट इज मेड बाय, ये पूछ रहा है आपसे कि कंपनी सेक्रेटरी को कौन जो है अपॉइंट करता है, उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है. ए सेज प्रमोटर, बी सेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी सेज डिबेंचर होल्डर्स या डी सेज गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 से पूछ रहा है कि दैट बोनस शेयर्स आर इशूड टू. बोनस शेयर्स किसे इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. ए सेज इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी सेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी सेज डिबेंचर होल्डर्स या डी सेज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो हमेशा जो बोनस शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो किसे इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिए, आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा है कि लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज. सो कंपनी सेक्रेटरी की जो लाइबिलिटी होती है उसका नेचर क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. तो ए सेज कॉन्ट्रैक्चुअल ओनली, बी सेज स्टैट्यूटरी ओनली, सी सेज सिविल ओनली या डी सेज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी. तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी सेक्रेटरी की जो लाइबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती है एंड इट इज़ एज वेल एज स्टैट्यूटरी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शंस जो है होने चाहिए. तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसे हम मार्क कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर. द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर. सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC है इसे नेशनलाइज कौन से ईयर में किया गया था. तो आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स. ए सेज 1870, बी सेज 1956, सी सेज 1960 या डी सेज 1966. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है बी 1956. ये करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे मार्क कर लीजिए. आई होप आप सबको याद भी होगा क्योंकि ये इतनी बेसिक सी चीज़ है, आप सबको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछ रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इट कंटेन्स व्हाट. तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं इससे पहले. ए सेज ऑब्जेक्टिव क्लॉज, बी सेज नेम क्लॉज, सी सेज कैपिटल क्लॉज या डी सेज ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स ये 90% वाला केस है. मैंने कहा था आपसे कि 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव अगर प्रोवाइडेड है एज एन ऑप्शन तो वहाँ पे वही करेक्ट ऑप्शन होता है. ठीक है, बट ऐसा जो है हर क्वेश्चन में मत अप्लाई कीजिएगा. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने भी मैं आपको इस तरह के ट्रिक्स बताती भी हूँ उनको ध्यान दिया कीजिए, बहुत ध्यान से सुना कीजिए. 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन नहीं होता है. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी करेक्ट है, नेम क्लॉज भी करेक्ट है, कैपिटल क्लॉज भी करेक्ट है. इसलिए हम ये जो है डी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से. जहाँ पे भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिखे सबसे पहले आप A, B, C जो भी 3 और ऑप्शन होंगे उसके अलावा, उस ऑप्शन के अलावा उन्हें पहले कंसीडर किया कीजिए. अगर वो रेलिवेंट लगे तो ही आप इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव, नेम एंड कैपिटल क्लॉज. तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वी हैव, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दैट विच इज द
विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ओल्डेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से इज लाइन, बी से इज लाइन एंड स्टाफ, सी से इज फंक्शनल या डी से इज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए लाइन। लाइन फॉर्म जो है ना ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि इन डायरेक्शन हु इज गिवन इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें इंपॉर्टेंस या एम्फेसिस ये किस पे होता है, किसको दी जाती है इंपॉर्टेंस। ए सेज टू मशीन्स, बी सेज टू पेपर वर्क, सी सेज टू मैन या डी सेज टू प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो डायरेक्शन होता है उसका एम्फेसिस ना मैन पावर पे होता है, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए, टू मैन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कौन सी जो है इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से किसकी टेक्निक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा ऐसा प्लानिंग फंक्शन है जिसकी मैनेजरियल फंक्शन है जिसकी ये जो है ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है। ए से इज प्लानिंग, बी से इज ऑर्गेनाइजिंग, सी से इज कोऑर्डिनेटिंग या डी से इज कंट्रोलिंग। तो ये स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा कंट्रोलिंग में जो है यूज़ होती है, ये टेक्निक कंट्रोलिंग का पार्ट है, इसे मार्क कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि हाउ इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज। सो जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनीज के केस में उसे हम किस तरह ट्रीट करते हैं, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से इज रेवेन्यू रिजर्व, बी से सीक्रेट रिजर्व, सी से कैपिटल रिजर्व या डी से जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स जितना भी प्रॉफिट होता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए, इसे कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछ रहा है कि फेमा स्टैंड्स फॉर। सो फेमा का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन देख लेते हैं। ए से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी से फंड्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी से फाइनेंस इन्हांसमेंट मॉनेटरी एक्ट या डी से फ्यूचर्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इस जो है फेमा का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO। सो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो WTO के बारे में सही नहीं है, विच इज फॉल्स पूछा है आपसे, ठीक है। तो ए सेज इट इज द मेन ऑर्गन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बी सेज इट इज ग्लोबल इन इट्स मेंबरशिप, सी सेज इट हैज फार वाइड स्कोप देन गैट, ठीक है, डी सेज ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टोटल GDP कैन बिकम इट्स मेंबर। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स उसमें से जो WTO के बारे में सही हैं अगर आपको पता होंगे तो आप आराम से एलिमिनेट करते जाएंगे और जो एक बचेगा हम उसे अपना ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO। सो देखिए WTO में ग्लोबल मेंबरशिप तो है, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन, ठीक है। इट हैज़ फार मोर वाइडर स्कोप देन गैट, तो ये भी आपका सही है। ये मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो मेन ऑर्गन है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये भी सही है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टोटल GDP कैन बिकम इट्स मेंबर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है मेंबरशिप को लेकर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एम्प्लॉयज़। सो रुपी की जो कन्वर्टिबिलिटी है दिस इम्प्लाइज व्हाट, किसी भी करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी है ये क्या हमें जो है बताती है, इम्प्लाई करती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपीज इनटू गोल्ड, बी सेज अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, C says freely permitting the conversion of rupee to other major currencies and vice versa, D says developing an international market for currencies in India। So देखिए स्टूडेंट्स कन्वर्टिबिलिटी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो यही होता है कि दैट ये कन्वर्ट हो सके या इसका कन्वर्जन पॉसिबल हो अदर करेंसीज के साथ। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है देखिए ये एकदम परफेक्ट और जो है की इम्प्लीकेशन जो हम कह सकते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी की इम्प्लीकेशन क्या होती है वो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर सकते हैं आप, सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसे पूछा कि डैश हैज़ बीन फाउंडेड टू एक्ट एज परमानेंट वॉच डॉग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसमें से ऐसा कौन सा है विच हैज़ बीन फाउंडेड टू एक्ट एज अ परमानेंट वॉच डॉग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ऐसा कौन सा जो है इनमें से ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एक वॉच डॉग की तरह से जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए सेज ISRD, बी सेज ADB, सी सेज WTO या डी सेज IMF। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एज अ वॉच डॉग इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है आपका, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15,
इसमें पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है स्टूडेंट्स। ए सेज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट इन इंडिया। B says privatization up to 100% has been carried out in all the PSUs in India. C says under strategic sale method of disinvestment the government sells a major share to strategic partner. D says none of the above. So students यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे privatization up to 100% has been carried out in all PSUs in India, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। किसी भी ऐसी जो इंडियन PSUs है उसमें 100% प्राइवेटाइजेशन अभी तक कैरी आउट नहीं हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए में पूछ रहा है कि दैट द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट इन इंडिया। देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो पूरी तरह से जो है इंडिया में अभी तक कैरी आउट नहीं हुआ है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, अंडर स्ट्रेटेजिक सेल मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी जो है डिसइन्वेस्टमेंट के जो मेथड्स होते हैं उसमें से जो स्ट्रेटेजिक सेल मेथड है, अगर आप उसको देखेंगे, जो गवर्नमेंट होती है इट सेल्स अ मेजर शेयर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। जब भी इस तरह से जो है डिसइन्वेस्टमेंट की जो भी मेथड्स हैं उसमें से जब स्ट्रेटेजिक सेल मेथड यूज़ हो रहा होता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक मेजर शेयर होता है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को वो सेल आउट कर देते हैं और इसी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट कैरी आउट होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। इसमें से जितने भी ऑप्शन है वो बाकी सब इनकरेक्ट हैं सिवाय ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछ रहा है कि एडवांस इनकम टैक्स इज शोन इन दी। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हम किस साइड में से शो करेंगे एडवांस इनकम टैक्स को। ए सेज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, B says liability side of balance sheet, C says credit side of profit and loss account, या D says asset side of balance sheet। तो स्टूडेंट्स जो एडवांस में हमने पे कर दिया है इनकम टैक्स को, तो हम उसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करेगा अनटिल उसकी डेट नहीं आ जाती, ठीक है। तो एडवांस इनकम टैक्स हमेशा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 17, ये स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए मैं जो है आपको होमवर्क की तरह मैं दे रही हूँ, आपके लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आई होप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आंसर भी मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो है वीडियो भी लंबा हो जाएगा और मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही इजी सी चीज़ है जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लास 12 में पढ़ी है, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में अगर किसी तरह का इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पे अलाउ किया जाता है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो फर्म के लिए अगर उसने पार्टनर ने लोन जो है ग्रांट किया है, प्रोवाइड किया है, तो इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कितने परसेंट होता है। बट ये क्या केस है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये जो है फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स परसेंटेज होता है। ये पूछ रहा है आपसे उसी परसेंट को। A says 5%, B says 6%, C says 10%, D says none of the above। सो स्टूडेंट्स हम सबको अच्छी तरह से ये याद है कि 6% जो है हम लेके चलते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रेजेंट होती है, तो जो अगर पार्टनर ने लोन दिया होता है तो उसको जो इंटरेस्ट उस लोन पे प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 6% के बेसिस पे। इसे मार्क कर सकते हैं आप, बी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड इज शोन एज। सो अगर आप इंटरिम डिविडेंड को शो कर रहे हैं तो आप वहाँ कहाँ पे उसे शो करेंगे बेसिकली। ए सेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी सेज इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी सेज ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या डी सेज ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं हर साल कि आप इस पर पर्टिकुलर जो है चीज़ को कहाँ शो करेंगे, या ये जो है बैलेंस शीट का जो है पार्ट है या किसका पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं स्टूडेंट्स। सो इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, किस जगह पे उसे शो किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। बी जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% विद दिस ऑब्जेक्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ 40,000 आर इशूड एट पार। सो स्टूडेंट्स हमें प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे केस दे रखा है जिन्हें हमें रिडीम करना है विद अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड 1 लाख के ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एंड इसी चीज़ को जो देखते हुए 40,000 इक्विटी शेयर्स के जो है इशू होते हैं एट पार 40,000 वर्थ के, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए 1 लाख तो टोटल अमाउंट जो हमें रिडीम करना है, पे करना है वो है
5% प्रीमियम जो है एडेड होगा इसमें। एंड 40,000 वर्थ का जो है हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 लाख में से 40,000 को जो है माइनस करके जो 60,000 ये अमाउंट है ना, इसे आप डालिएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि 40,000 आप ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स से रेज कर चुके हैं और जो पेमेंट करनी है उसमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो 60,000 का है। ठीक है, प्रीमियम को एक साथ नहीं शो करते, हमेशा इसकी जो कैपिटल वाली जो बेसिक वर्थ होती है, पार वाली वैल्यू होती है, उसे ही लेके पहले चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1 लाख है इसमें से आप 40,000 को जब जो है माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसे एक बार आप सॉल्व करके भी चेक करिएगा, ये मैं आपको बिना सॉल्व किए बता रही हूँ, बट आई होप यही ऑप्शन करेक्ट है। यस, डी करेक्ट है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHUP BCom entrance से related किसी भी टॉपिक में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.